सभी को नमस्कार। हम लोग आज महासागरीय संसाधनों का अध्ययन करेंगे, सही है। तो हम लोग क्या देखेंगे आज? महासागरीय संसाधन। महासागरीय संसाधन देखेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, है ना। सब चीज़ के बारे में आज जान लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इसको लिखते चलेंगे हाथों हाथी। पानी में पाए जाने वाले, है ना, इसे लिख लेंगे। पानी में पाए जाने वाले, पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, खनिज ऊर्जा स्रोत, आदि को महासागरीय संसाधन कहते हैं, है ना। जो भी पानी मिलते हैं आदि को महासागरीय संसाधन कहते हैं, सही है ना। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि समुद्री संसाधनों के दोहन एवं, अगली लाइन से लिखेंगे कि समुद्री संसाधनों के दोहन एवं उपयोग के लिए, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1982 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून बनाया गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि जिसमें समुद्र को 3 भागों में बांटा गया। संसाधनों के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से थे? सबसे पहला जो था उसका नाम था अधिकार क्षेत्र, है ना। सबसे पहले को अधिकार क्षेत्र नाम दिया गया। इसको टेरिटोरियल सी भी कहा गया, है ना। इसको कहा गया अधिकार क्षेत्र। ये क्या था? किसी भी देश की आधार रेखा से, है ना। तो आधार रेखा से, किसी भी देश या क्षेत्र की आधार रेखा से 12 समुद्री, या फिर इसी को कहते हैं हम समुद्री को नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील समुद्र तक, है ना, समुद्र तक ये रखा गया। इसके बाद में इस क्षेत्र से संबंधित देश का पूर्ण अधिकार होता है। इतने क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील के आसपास का जो देश होता है उसका इस अधिकार क्षेत्र में पूरा अधिकार होता है ना। इस क्षेत्र में संबंधित देश का पूर्ण अधिकार
पूरा अधिकार होता है। सही है, पूरा अधिकार होता है। इस क्षेत्र के संसाधनों के उपयोग एवं दोहन, इस क्षेत्र के संसाधनों के, इस क्षेत्र के संसाधनों के उपयोग एवं दोहन, उपयोग एवं दोहन का देश को, मतलब जो संबंधित देश होता है इस क्षेत्र से, देश को पूर्ण अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार होता है ना। अब ये जो अधिकार क्षेत्र होता है, यह अधिकार क्षेत्र, यह अधिकार क्षेत्र ऊपर के हवाई, ऊपर के हवाई क्षेत्र से नीचे समुद्र तल तक, तल तक फैला होता है। फैला होता है। और इसका जो दूसरा क्षेत्र होता है उसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। सही है ना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आधार रेखा से इसका कितनी दूरी होती है? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। तो इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र के भी समस्त संसाधनों के दोहन एवं उपयोग का अधिकार संबंधित देश को होता है। इस क्षेत्र के भी समस्त संसाधनों के अधिकार, संसाधनों के दोहन एवं, संसाधनों के दोहन एवं उपयोग का अधिकार, उपयोग का अधिकार संबंधित देश को है, संबंधित देश को है। सही है। इसके बाद में क्या है हम देखेंगे, अन्य देश कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकता इस क्षेत्र में, दूसरे वाले क्षेत्र में कोई और देश, अन्य देश कोई भी गतिविधि, कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता। सही है। परिवहन के लिए जलयानों, इस क्षेत्र में क्या होता है, परिवहन के लिए, परिवहन के लिए जलयानों एवं हवाई मार्गों का उपयोग, एवं हवाई मार्गों का उपयोग, हवाई मार्गों का उपयोग कर सकता है। कोई भी देश है ना, कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा होता है उच्च सागर। तीसरा होता है उच्च सागर, या इसको कहते हैं ओपन सी। इसके संसाधनों के साथ में क्या होता है, 200 नॉटिकल मील से आगे का क्षेत्र होता है।
200 नॉटिकल मील से आगे का क्षेत्र है ना। और इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग कोई भी देश कर सकता है ना। तो लिख लेंगे इस क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग कोई भी देश कर सकता है। अब समुद्री संसाधनों का वर्गीकरण देख लेंगे है ना। समुद्री संसाधनों को कितने रूपों में बांटा गया। तो वर्गीकरण देख लेते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इनका वर्गीकरण 2 रूपों में किया जाता है, पहला और दूसरा। पहले में कौन कौन से आते हैं, तो जैविक संसाधन, दूसरे में अजैविक संसाधन है ना, जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। जो जैविक संसाधन होते हैं पहले उनको देख लेते हैं। जैविक संसाधन कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या क्या आते हैं, इनमें फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन और मछली, विभिन्न प्रकार की जो मछलियाँ होती हैं ना, मछली, जो प्लांटन, मोलस्क, विभिन्न प्रकार के मोलस्क, मूंगा, सरीसृप, ऑयस्टर और सागरीय वनस्पति आदि, इसमें ये आते हैं है ना। दूसरा है हमारा अजैविक संसाधन। अब जो अजैविक संसाधन है इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें खनिज संसाधन, तथा ऊर्जा संसाधन आते हैं। अब खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, पहले हम उनको देख लेंगे है ना। खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, टाइटेनियम, टिन, टंगस्टन, मोनाजाइट, तांबा, निकेल, मैंगनीज, लोहा तथा हीरे आदि है ना, ये होते हैं खनिज संसाधन। इसके बाद में खनिज संसाधनों के बाद में दूसरा है हमारा ऊर्जा संसाधन। तो दूसरा है हमारा ऊर्जा संसाधन।
है ना। अब ऊर्जा संसाधन में क्या आता है, देखो ऊर्जा संसाधन में क्या क्या आता है। इसमें क्या होता है कि लिख लेंगे महासागरों में महासागरीय पानी की हलचल, महासागरीय पानी की हलचल से गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कौन कौन सी होती है, जैसे इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा ये कैसे उत्पन्न होती है, ज्वारीय ऊर्जा जो है ज्वार भाटे से उत्पन्न होती है ना। तो भारत में जो है ज्वारीय ऊर्जा, भारत में खंबात की खाड़ी में 700 मेगावाट, है ना। और कच्छ की खाड़ी में 1500 मेगावाट, तथा सुंदरवन क्षेत्र में 500 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ना। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये कराया जाता है। सही है। दूसरा है तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा ये क्या होता है, समुद्री लहरों से टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो भारत में कहाँ, केरल के विझिंगम में तरंग ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। तरंग ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है ना। इसके बाद में समुद्री ताप ऊर्जा, अगला कौन सा है, समुद्री ताप ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में ओटेक कहते हैं, OTEC, ओटेक। ये क्या होता है, समुद्री जल की विभिन्न परतों के तापीय अंतर का उपयोग करके इस ऊर्जा को उपयोग किया जाता है। तो इस ऊर्जा का सर्वप्रथम प्रयोग या उपयोग बेहतर रहेगा, है ना। उपयोग लिख लेते हैं। सर्वप्रथम उपयोग करने का प्रयास क्यूबा द्वारा, क्यूबा जो देश है ना, क्यूबा द्वारा 1929 में किया गया। 1929 में किया गया। अब इसमें क्या है, हमारे देश के तमिलनाडु के कुलशेखरन पत्तन पर ओटेक संयंत्र लगाया गया है। सही है। इसके बाद में अगला है हमारा भूतापीय ऊर्जा।
भूतापीय ऊर्जा। इसमें क्या होता है, गीजर तथा ज्वालामुखियों से भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। गीजर तथा ज्वालामुखियों से यह ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। तो यूएसए, अमेरिका, आइसलैंड, यूएसए, आइसलैंड तथा न्यूजीलैंड इसका यानी कि इस ऊर्जा का इसका उपयोग कर रहे हैं। इस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, है ना। इसके बाद में तेल एवं प्राकृतिक गैस। तो तेल और प्राकृतिक गैस तो सब जानती हैं, उसके बारे में लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तेल और प्राकृतिक गैस का दुनिया का जो 90% भाग है वो जो है महाद्वीपीय सीमांत क्षेत्रों तथा सागरों के तटीय क्षेत्रों में से ही निकाला जाता है। सही है। तो आज जो है हमारा ये भी कंप्लीट हो गया ओशनोग्राफी, और अगली क्लास में हम एक और नए टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे। जब तक आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।